वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। तो चलिए आज जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जो इसकी इंट्रोडक्शन थी रिलेटेड टू हाउ टू इट्स अप्रोचेस, कैसे कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, वो हम देख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे फटाफट से एडमिनिस्ट्रेटिव। तो सबसे पहले जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, क्योंकि जब हमने इसकी एवोल्यूशन देखी थी तो हमने इसका देखा कि इसको डाइकोटमी के बाद साइंस बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एक थ्योरिस्ट, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसकी थ्योरी वाला पोर्शन है उसको हमने डिवाइड किस किस में किया है। एक को हमने बोला है क्लासिकल, दूसरे को हमने बोला है न्यू क्लासिकल, एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न। ठीक है, तो जो क्लासिकल थ्योरीज हैं ये डील करती हैं इनएनिमेट कंपोनेंट्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ, यानी कि ये कंसीडर करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को एज ए सेट ऑफ पोजीशन, असेंबलीज ऑफ पोजीशन, जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की जाती है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बात की जाती है, या फिर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की बात की जाती है। तो इसके जो क्लासिकल के जो थ्योरिस्ट हैं वो हैं जैसे टेलर हैं, फ्योल हैं, वीवर हैं, ये सारे रहेंगे। न्यू क्लासिकल की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हो गए थे। ठीक है ना, पहले से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रही थे, फिर हमने इसमें बात करी थी ह्यूमन कंपोनेंट की, और इसके बाद इसमें जो आएंगे एल्टन मियो, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, क्रिस आर्ग्रेस, एमसी ग्रेगर। तो ऐसे जो लोग थे वो इसमें वो अपने अपनी थ्योरीज रखेंगे। और जो मॉडर्न है इसमें जो है वो स्ट्रेस डाला जाता है ह्यूमन एलिमेंट्स का, लेकिन इसके बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, एफिशिएंसी, वो सारे इसमें क्या किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे। अब ये किसके बारे में बात करता है, सिस्टम और इन्वायरमेंट के बारे में बात करेगा, और इसमें क्या आएगा, कंटीजेंसी जो अप्रोचेस होंगी उसके बारे में बात की जाएगी। तो चलिए आज हम फर्स्ट थ्योरी देखते हैं अपनी, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्लासिकल थ्योरी की पहली थ्योरी है जो दी थी हमें किसने, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर आए थे, तो सबसे पहले जो जो क्योंकि जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी वो अनऑर्गेनाइज थी, अनसाइंटिफिक थी मैनर्स में, तो इनको एक अनरेगुलेटेड थी, तो इनको ये किस पे चलती है, रूल ऑफ थंब पे, जो एक ने बोल दिया वैसे ही चलेगी, हेड ऑफ पे। तो जब ये आते हैं टेलर आते हैं तो ये स्ट्रेस डालते हैं किसके ऊपर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट जो है वो वहाँ से शुरू होती है टेलर के आने के बाद। तो टेलर को हम कंसीडर करते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वैसे तो अगर हम फ्रेडरिक टेलर की बात करें, इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो बोलते हैं। इसके अलावा इनके कुछ पेपर्स थे, जो पेपर वर्क इन्होंने किया है वो कौन से हैं, पीस रेट सिस्टम है, शॉप मैनेजमेंट की बात की है, आर्ट ऑफ कटिंग टूल की बात की है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्होंने दिए हैं, और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है किसका, टेलर का। ठीक है, और ये 1911 में दिए थे इन्होंने। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है टेलर की, इसको हम थ्री हेड्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब वो थ्री हेड्स कौन से हैं, नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, दूसरा ये बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट,
थर्ड वन ये बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इन थ्री हेड्स के अंडर हम क्या करेंगे, इनकी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है टेलर की, इनको हम पढ़ेंगे थ्री पार्ट्स में। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम की, तो ये बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, दो तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब वो दो तरह की प्रॉब्लम्स कौन सी रहती हैं, एक तो ये बोलते हैं आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम कौन सी है, इनिशिएटिव एंड इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट। ठीक है, आपको मैनेजमेंट से ही पता चला ये स्ट्रक्चर की बात। और दूसरी ये बोलते हैं सॉल्टरिंग। ठीक है, अब देखो कि ये क्या बोलते हैं, टेलर बोलते हैं कि जो भी हम देखते हैं इनएफिशिएंसी, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनएफिशिएंसी देखते हैं तो वो सिर्फ दो वजह से होती है, जिसमें वो बोलता है एक तो ये बोलता है इनिशिएटिव और इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट, और दूसरी सॉल्टरिंग की। तो इनिशिएटिव और इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट में ये क्या बोलते हैं कि जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन है वो तो रूल ऑफ थंब के ऊपर चल रही थी, तो टेलर ये मान के चलता था कि जो मैनेजर्स हैं वो लेजी थे, और उसी वजह से जो लेबरर्स थे, जहाँ जो वर्कर्स थे, उनको क्या करना पड़ता था, उनको खुद से इनिशिएटिव लेके काम करना पड़ता था। तो बोलते हैं जब बिसाइड द लेबरर्स डिड द वर्क फॉर देयर इंसेंटिव्स, तो क्योंकि लेबरर काम क्यों करते हैं, लेबरर काम इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, उनको उनकी सैलरीज मिलती है। तो इसी चीज़ को ये क्या बोलते हैं, इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो निगलेक्ट कर देती है अपनी ड्यूटीज़ और फंक्शंस को, और शिफ्ट कर देती है बर्डन किसके ऊपर, लेबरर्स के ऊपर। तो ये बात बोलते हैं कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, और अपने स्टैंडर्ड्स जो है उनको सेट करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, वर्क ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और डिवाइस करना चाहिए इनिशिएटिव स्कीम्स को। नेक्स्ट ये बोलते हैं किसको, सॉल्टरिंग को। अब ये सॉल्टरिंग में भी क्या बताते हैं, दो तरह की सॉल्टरिंग बताते हैं। सोल्डरिंग में कितनी तरह की बताते हैं, ये दो तरह की। एक तो ये बोलते हैं सोल्डरिंग क्या है, नेचुरल है, ठीक है, और दूसरा क्या है, सिस्टमैटिक है। आप देखो ये क्या बोलते हैं कि एम्प्लॉयज जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, टेंड टू रिस्ट्रिक्ट द वर्क आउटपुट। बोलता है इसी चीज़ को ये बोलता है कि जो काम के आउटपुट आप देखते हो उसमें अगर कहीं पे आपको कमी देखने को मिलती है तो वो किसकी वजह से होती है, सोल्डरिंग की वजह से। जो सोल्डरिंग नेचुरल भी हो सकती है और सिस्टमेटिक भी हो सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो होता है नेचुरल सोल्डरिंग क्या है, एक तो होता है खुद ही अपने आप को किसी नेचुरल वजह से जो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे किसी के अंदर शाइनेस देखने को मिलती है, लेजीनेस देखने को मिलती है, जो इनकैपेबिलिटी होती है जो किसी इंसान की, उस वजह से वो क्या करते हैं, वो काम ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल बोलता है कि नेचुरल सोल्डरिंग जो है टेलर के मुताबिक रेक्टिफाई की जा सकती है, खुद से ही उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है ना, जहाँ फिर उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स करके जिसको थ्रेट करके आप उसको ठीक करवा सकते हो। कोई काम नहीं कर रहा होगा, जो कोई काम चोरी कर रहा होगा तो उसको हम डांट के, फटकार लगा के, या उसको कोई सजा दे के उसे हम काम सीधा करवा सकते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक सोल्डरिंग का क्या, तो सिस्टमेटिक सोल्डरिंग जो है वो क्या है, सेकेंड थॉट ऑफ रीजनिंग ये देता है उसको। तो बोलते हैं सिस्टमेटिक सोल्डरिंग जो है वो कमी लाती है, किसमें, रिडक्शन देखने को मिलती है आउटपुट में, डेलिबरेटली खुद लगातार किसके द्वारा, वर्कर्स जहाँ पे एम्प्लॉयज के द्वारा। इसके पीछे का कारण क्या है, इंसेंटिव्स है जो उनको पे किए जाते हैं, उनके से वो लोग क्या होते हैं, खुश नहीं होते। तो वर्कर जो है उनको जो है काम को खोने का डर रहता है, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी अचीव की जाती है शॉर्टर ड्यूरेशन में। बोलता है अगर किसी बंदे को ये डर हो कि मुझे काम से निकाल दिया जाएगा, जब मेरे पैसे जो है वो कटेंगे, तो वो क्या करेगा, अपना काम विद इन टाइम करेगा। तो यही इसका कहने का मतलब ये था कि अगर
वर्कर्स जो है अगर वो रेडी नहीं है इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्टिविटी को, तो आप क्या कर दो, उनको इंसेंटिव्स दो। जब हम उनको इंसेंटिव्स दोगे तो वो क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये बात करी थी किसकी, और अगर इंसेंटिव्स उनको कम मिल रहे हैं तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले जब टेलर किसके साथ आता है, 4 प्रिंसिपल्स के साथ सामने आते हैं। देयर आर 4 प्रिंसिपल्स। ठीक है, 4 प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 हम देखेंगे। सबसे पहले ये बोलता है 4 प्रिंसिपल्स, सॉरी 4 प्रिंसिपल्स जो है, इन नंबर देयर आर 4 प्रिंसिपल्स। अब वो 4 प्रिंसिपल्स कौन से हैं। नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क। ठीक है, सबसे पहले ये बोलता है, इसी चीज को ये क्या बोलता है, बोलता है मैनेजमेंट जो है वो एनालाइज करे और स्टडी करे ऑर्गेनाइजेशन को साइंटिफिकली। ये किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। वो डिफाइन कर सकता है, गोल्स आपको बता सकता है, जॉब किस तरह से होगी, किस तरीके से आप उस जॉब को करोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, और जो दूसरे एस्पेक्ट्स भी है ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारा कौन बताएगा आपको, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। तो ये जो सिस्टमेटिक स्टडी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ये किसके साथ आती है, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क और जॉब। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस के साथ साथ ये क्या बोलता है, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और जॉब। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये लाइन ही ये क्या बताती है, इसके फर्स्ट प्रिंसिपल को डिफाइन करती है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क। कि अगर आप एक बंदे को उसके जो बेस्ट वे है उसी से आप उसको काम देते हो, तो वही क्या है आपका, इसको ट्रूली साइंस बनाता है। बोलता है ऐसी डेवलपमेंट क्या होती है, एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस मोर। तो इसी वजह से क्या होता है, अगर बंदे को जैसी उसकी एलिजिबिलिटी है, जैसे उसका स्किल्स हैं, वैसे अगर आप उसको काम दोगे, तो वही उस ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करेगा, ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और वर्कर्स को क्या होगा, बजाय एनेबल करेगा वर्कर को वो क्या करे, हायर वेजेस ले और ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करे, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। सेकेंड प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, सेकेंड प्रिंसिपल है हमारे पास साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन। कि जो भी बंदे आप लगा रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो, उनकी सिलेक्शन, ट्रेनिंग या फिर उनकी डेवलपमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, ये साइंटिफिक वे से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसके वर्कर्स की जो सिलेक्शन है वो साइंटिफिकली हो, मतलब कि जिसमें फिजिकल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो साइंटिफिक, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मैनर्स में चले। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द ब्रिंग, जिसको हम बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ साइंस एंड वर्क एंड हु आर साइंटिफिकली सिलेक्टेड एज ट्रेंड। तो यहाँ तक थर्ड प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है। इसको मैं इन शॉर्ट देती हूँ, इसको हम मेंटल रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कि ब्रिंग एक साथ लाना किसको, साइंस ऑफ वर्क को, और वर्कर्स को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना और ट्रेन करना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इसमें क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तब तक सक्सीड नहीं हो सकती जब आप क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते, और स्किल्ड वर्कर्स जो है हार्मनी के साथ, इफ़ देयर इज़ नो हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, और अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में हार्मनी नहीं है तब भी आप उसको अचीव नहीं कर सकते। तो दोनों मैनेजमेंट और वर्कर्स जो है वो पॉजिटिवली डिस्पोज करते हैं एक दूसरे के साथ, दे शुड विलफुली एंड रेडीली कोऑपरेट विद ईच अदर।
तो वर्कर्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम विलिंग होते हैं कॉपरेट करने के लिए मैनेजमेंट के साथ, लेकिन अगर इसका उल्टा देखें मैनेजमेंट जो है वो कॉपरेशन के टाइम पे क्या होती है, वीक होती है। तो प्रोसेस जो एक साथ देखने को मिलती है उसको हम लोग द प्रोसेस मतलब एक दूसरे के साथ आना। तो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या था कि जो एक सोच होती है इंसान के बीच में, जो मैनेजमेंट वाले हैं वो और वर्कर्स के साथ कॉपरेशन नहीं कर पाते हैं। जब वर्कर्स तो विलिंग होते हैं कि वो कॉपरेट करें, लेकिन मैनेजमेंट वाले नहीं आते। तो ये जो मेंटली इनके इगोइज्म वाला जो एक एटीट्यूडनल जो बिहेवियर है, इसको क्या करना है, एक साथ आना है। तो इसी चीज़ को एक साथ लाने में, एक ऑपरेशन बनाने का इन्होंने क्या बोला, मेंटल रेवोल्यूशन बोला। तो इन्होंने बोला कि रेवोल्यूशन जो है वो चाहिए होती है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंटली रनिंग के लिए। टेलर जो है वो उसको रिमार्क करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है बिना मेंटल रेवोल्यूशन के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हर कोई अपने अपने में रहेगा तो वो काम किस तरीके से करेंगे। एंड द फोर्थ वन इज द डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन द, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्क तो करना ही करना है डिवाइड, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बांटनी है। ठीक है, अब किस किस के बीच में बांटनी है, बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजमेंट। तो ये जो वर्कर्स और मैनेजमेंट है इनके बीच में आप लोगों ने क्या बांटनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करना है। तो प्रिंसिपल जो है टेलर है, ये काउंटर अटैक करता है लेजी मैनेजर की फिलॉसफी को। ये बोलता है कि मैनेजर्स जो है अकॉर्डिंग टू टेलर उनको क्या करना चाहिए, अपना वर्क भी करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए, बजाय किसके कि वो सारा का सारा बर्डन किस पे डाल दे, वर्कर्स के ऊपर डाल दे। वर्कर्स जो होते हैं ऑन द अदर हैंड ये परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटीज, ये जो शुड बी मतलब उनको अंडर अनड्यू एडवांटेजेस जहाँ पे बर्डन एक दूसरे उनके ऊपर डाल दिया जाए, ये क्या है, गलत है। तो इसी चीज़ को ये बोलते हैं कि नन ऑफ, मतलब ये जो चार प्रिंसिपल है ये आइसोलेटेड नहीं है, इन्हीं को हम लोगों ने क्या बोला, इन चारों प्रिंसिपल को साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया बाय द टेलर। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है फोर प्रिंसिपल्स का, कलेक्टिवली इसी को साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। और फिलॉसफी जो है इन अगर हम इनकी जो ये जो चार प्रिंसिपल्स इसने दिए इसको हम लोग बोले, तो सबसे पहले ये क्या बोलता है, साइंस बनाना है ना कि थ्रू रूल ऑफ थंब होना चाहिए। फिर दूसरा बोलता है कि हारमोनी होनी चाहिए उनके बीच में, जिनके मेंटल रेवोल्यूशन की जब बात करी हमने, हारमोनी और डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, कॉपरेशन होनी चाहिए ना कि इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, कि मैक्सिममली हमें क्या चाहिए, आउटपुट निकालनी है बजाय किसके, रिस्ट्रिक्शंस उसमें डाल के। हर एक तरह से एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी के साथ हमें क्या करना है, काम करना है। ठीक है, एंड द लास्ट वन पॉइंट इज you should take a screenshot of it so that we can go with the next. So next one is your elements of scientific management, and the last one is एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब देखो टेलर क्या बोलते हैं अपने थ्योरी में, इनका फोकस रहता है वन बेस्ट वे टू डू जॉब। ठीक है, तो वन बेस्ट वे टू डू जॉब जिसमें इनका फर्स्ट प्रिंसिपल था इनका ये। अब ये जो वेरी फोकस होता है इसका एप्लीकेबल है कॉन्टेक्स्ट में भी, हर एक तरह के काम में। टेलर ये नहीं बोलता कि किस तरह के मैनेजमेंट जो है वो मैनेज करेगी अपने अफेयर्स को ताकि वो अच्छे से बेस्ट पॉसिबल वे निकाले, बल्कि वो ये स्ट्रेस डालता है कि मैनेजमेंट किस तरह से एक मेथड बनाए वर्कर्स के लिए कि वो क्या करे, बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम करे। तो ये टेस्ट किस पे डालता है, शॉप फ्लोर पीपल की बात करता है कि डू देयर वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो स्ट्रेटजी जो ये बोलते हैं वन बेस्ट वे वाज डेल्ट विद द थ्री एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये क्या बोलते हैं कि जो स्ट्रेटजी होती है एक की, अगर आप बोलते हो वन बेस्ट वे करने का, ठीक है, वन बेस्ट वे टू डू ए जॉब, ठीक है, टू डू ए जॉब। तो ये किस तरीके से हो सकती है, सिर्फ तीन तरीके से हो सकती है। नंबर वन, टाइम मोशन स्टडी से,
टाइम मोशन स्टडी। सेकेंड वन इज वेज पेमेंट सिस्टम, और पैसे बढ़ा घटा दो तो उसके हिसाब से देखो, ठीक है, वेज पेमेंट सिस्टम। और लास्ट बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। टाइम एंड मोशन स्टडी के बीच में क्या बोलता है कि टाइम मोशन स्टडी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल है, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, जो क्या निकालता है, बेस्ट पॉसिबल वे निकालता है डूइंग ए जॉब और टास्क। तो जॉब जो होती है शॉप फ्लोर पे अगर हम बात करें, उसको बांटा गया होता है छोटे छोटे यूनिट्स में। हर एक एक्टिविटी जो है वो फास्टेस्ट पॉसिबल मैनर में की जाती है विद द बेस्ट टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। तो ये जो एक्टिविटीज़ है इनका एक सीक्वेंस बनाई जाती है, इस तरीके से बनाया जाए ताकि पूरी की पूरी जॉब जो है वो फास्टेस्ट वे से क्या हो, पॉसिबल हो। तो टेलर जो है वो खुद से एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, वो एवरेज वर्कर्स लेते हैं जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं 12.5 टन ऑफ पिग आयरन इन ए डे। तो ये सिलेक्ट करते हैं वर्कर को, और वो क्या होते हैं जो प्रोड्यूस करता है 47.5 टन ऑफ पिग आयरन इन ए डे। जब वर्कर्स को अडॉप्ट किया जाता है सेम स्ट्रेटजी को जो फॉलो की गई है दूसरे वो जो पिछला वर्कर है उसके साथ, तो वर्कर्स जो है वो कितनी प्रोड्यूस करता है, सिर्फ ऑलमोस्ट 47.5 टन। तो ये चीज़ बोलता है कि अगर आप क्या करते हो उसी टाइम के अकॉर्डिंगली, जितना आप उसने एक को टाइम दिया उतना आप दूसरे को देते हो, और वही स्ट्रेटजीज आप उसको अप्लाई करते हो, तो उस तरीके से वो भी क्या करेगा, उतना ही काम करके आपको देगा। देन फिर क्या होता है वेज पेमेंट सिस्टम। तो वेज पेमेंट सिस्टम में क्या बोलता है कि मेथड जो अडॉप्ट किया था रिमूव करने के, जो सिस्टमेटिक सॉल्डरिंग देखने को मिलती है हमें, क्योंकि सिस्टमेटिक सॉल्डरिंग क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन का काम है, पड़ा हमारा कौन सा है, बड़े सारे लोग करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के काम है, तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा तो इनको होगा, मेरा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो उस चीज़ को ये ख़त्म करने की बात करते हैं। तो ये बोलते हैं कि पेमेंट जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, अटेंडेंस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। और डिसइनिशिएटिव्स भी होने चाहिए किसके लिए, डिसइंसेंटिव्स भी होने चाहिए किसके लिए, वर्कर्स के लिए। तो पेमेंट जो है वो रैदर बेस्ड ऑन डिफरेंट प्राइस रेट्स के, जो टास्क और टाइम है स्टैंडर्ड, उसको क्या करना चाहिए, एक तरह का सेट कर देना चाहिए कि आपका क्या काम है, कितने टाइम में आपको करना है। तो पेमेंट भी आपको किसके अकॉर्डिंगली देनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली देनी चाहिए। तो बोलता है दो तरह की वेजेस होती है, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज और एक होती है ऑर्डिनरी वेज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज क्या होती है, ये वो वेज होती है जो पे की जाती है वर्कर्स को, और सभी वर्कर्स को जो एबल होते हैं अपने डिफाइंड आउटपुट को लेके डिफाइंड टाइम में, जितना आपने उनको काम दिया है, जिस टाइम तक दिया है पूरा करने को, उस टाइम को वो क्या कर देते हैं, आपको पूरा कर देते हैं, ठीक है, उनको पे करना। और ऑर्डिनरी वेज होती है ये उनको पे करनी चाहिए जो अपने आउटपुट जो है उसको डिफाइंड टाइम में अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये बोलता है ये जो मेथड है पेमेंट का, ये क्या करेगा, सर्व करेगा एज एन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू अचीव द टारगेट इन टाइम। तो ये किस तरीके का करेगा, लोगों को लालच होगा कि पैसे, वर्कर्स को होता है कि हमें इंसेंटिव्स मिले, तो उनको पैसे जब मिलेगा उनको टाइमली काम करने पे, तो इट मीन्स कि वो क्या करेंगे, अपना काम जो है वो टाइमली ख़त्म करेंगे। फिर आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो टेलर डाउट होता है एफिशिएंसी, जो लीनियर सिस्टम होता है, जो मिलिट्री टाइप जो सिस्टम था ऑर्गेनाइजेशन का, एक हायरार्की वाले का, कि वर्कर्स जो हर एक वर्कर जो है वो सबऑर्डिनेट होता है सिर्फ एक बॉस के, तो इसके ये अंगेज था। तो बोलता है इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करता है, जिसको ये बोलता है फंक्शनल फोरमैनशिप बोलता है। तो ये बोलता है वर्कर्स वर सुपरवाइज्ड बाय, बोलता है फंक्शनल फोरमैनशिप में वर्कर्स को जो है वो सुपरवाइज किया जाता है किसके थ्रू, बाय द सुपरवाइज किया तो उनको सुपरवाइजर के थ्रू, जिसको वो क्या बोलता है, फोरमैन बोलता है, ठीक है। जो सुपरवाइजर होता है ये उसको क्या बोलता है, सुपरवाइजर को फोरमैन बोलता है। तो ये बोलता है ये जो फोरमैन है ये क्या करता है, उनको जाके चेक करता है। तो फोरमैन रिस्पॉन्सिबल है पूरे एस्पेक्ट्स को देखने के लिए वर्क के, और इसीलिए कि वन फोरमैन जो है वो शुड सुपरवाइज वन पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द जॉब और वर्क। तो जो इसके अकॉर्डिंगली क्या था कि जो एक फोरमैन है वो एक ही तरह का काम को क्या करे, चेक करे। लेकिन फंक्शनल फोरमैन जो है इसकी ड्यूअल फिलॉसफी है, ये डिसेंट्रलाइज्ड भी हो और सेंट्रलाइज्ड भी हो। तो ये सारी साइंटिफिक एक्टिविटीज जो थी वो कौन करेगा, मैनेजर करेगा।
मैनेजर किसको देगा, फोरमैन को देगा, अपनी पावर्स को शिफ्ट करके, ठीक है, उसके हाथ में कुछ पावर्स दे देगा और उसको बोलेगा, मैनेजर जब उसको पावर देगा तो डिसेंट्रलाइज करेगा। तो डिसेंट्रलाइज करने के बाद ये क्या बोलेगा कि आप क्या करो, हमारे बिहाफ पे काम करो। तो इसके साथ साथ जो रिलेशन होगा फोरमैन और वर्कर्स का, वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, सेंट्रलाइज्ड मॉडल के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, कैसे बेस्ड होगा, क्योंकि जो फोरमैन है जब वो उसको चेकआउट करेगा तो वो क्या करेगा, उसको जब वो उसको चेक कर रहा है तो उसकी सारी सारी पावर किसके हाथ में रहेगी, फोरमैन के हाथ में रहेगी। तो जब पावर एक सिंगल हाथ में रहेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइज्ड मैनर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब मैनेजर फोरमैन को कुछ पावर्स देगा कि भाई आप मेरे बिहाफ पे ये काम करो, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, डिसेंट्रलाइज्ड बोलोगे। तो बोलते हैं 8 तरह के हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शनल फोरमैन होते हैं। तो इसको ये क्या बोलता है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमने क्या इसको बोला, फंक्शनल फोरमैन। फंक्शनल फोरमैन को ये क्या करते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक को ये बोलते हैं प्लानिंग और दूसरे को ये बोलते हैं एग्जीक्यूशन। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। अब प्लानिंग वाली कैटेगरी में कौन रहते हैं, 4 लोग रहते हैं। ठीक है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ फोरमैन अंडर प्लानिंग कैटेगरी। अब देखो वो 4 फोरमैन कौन से हैं। ठीक है, नंबर 1, वर्क एंड रूट क्लर्क। Second one, instructional card clerk। थर्ड बोलता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और लास्ट आता है शॉप डिसिप्लिनरियन। अब एग्जीक्यूशन के अंडर कौन आते हैं, एग्जीक्यूशन जो फील्ड वर्क के साथ रहेंगे, इसमें ये 4 तरह के बोलता है। एक बोलता है गैंग बॉस, दूसरा बोलता है स्पीड बॉस, थर्ड बोलता है इंस्पेक्टर और लास्ट बोलता है ये रिपेयर बॉस। ठीक है, तो प्लानिंग का जो काम था वो किसके साथ डील करता है, आपके मैनेजरियल एक्टिविटीज के साथ। और एग्जीक्यूशन वाला कौन सा काम करता है, आपके इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज के जो फील्ड वर्क में काम करते हैं, जो ऑब्वियसली वर्कर्स होंगे। अब देखो इसमें ये बोलता है जो वर्क का रूट क्लर्क है, ये क्या करेगा, हर एक चीज की क्या करेगा, डिटेल रखेगा। वर्क, हर एक तरह के वर्किंग, जैसे टाइम कैसा है, टाइम कितना लगा, टेक्निक कौन सी है, मैन पावर कितनी है, सीक्वेंस कैसी है, और स्टैब्लिश करेगा बेस्ट पॉसिबल वे बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है ये क्या करेगा, इस जॉब ऑफ वर्क को और कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और रूट क्लर्क जो है वो पेपर में सारी क्या करेगा, डिटेल्स रखेगा। और लैंग्वेज, ही गिव लैंग्वेज टू वर्क फॉर क्लैरिटी ऑफ वर्किंग। तो जो पेपर में जो भी क्लैरिटी रखी होगी कि कौन सा काम किस किस तरीके से देगा करेगा, वो काम कौन करेगा, आपका रूट क्लर्क करेगा। ठीक है, अब बोलते सॉरी, जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा रिकॉर्ड को
जो रिकॉर्ड ऑफ वर्क है जिसको परफॉर्म किया जाएगा बाय द वर्कर्स। वर्कर्स क्या क्या काम करते हैं, किस किस तरह से करते हैं, कितने टाइम में करते हैं, तो ये काम किसका है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। और लास्ट है आपका डिसिप्लिनरियन। तो शॉप डिसिप्लिनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो रूल्स होंगे, जो नॉर्म्स होंगे, जो रेगुलेशंस होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उनको बनाना। ठीक है, तो ये सारा काम किसका है, इन 4 लोगों का। अब उसके बाद एग्जीक्यूशन वाली साइड कहते हैं, तो बोलता है गैंग बॉस जो है एक फील्ड बॉस है जो रिस्पॉन्सिबल होगा इंस्ट्रक्शन देने के लिए। किसको देगा ये इंस्ट्रक्शंस, फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस कार टू वर्कर्स। तो इंस्ट्रक्शन देगा ये किसको, वर्कर्स को। अरेंजमेंट करेगा इक्विपमेंट्स का, जो भी कुछ भी चाहिए, कम्युनिकेशन का जरिए भी यही बनेगा, और जॉब कंप्लीशन का भी ठेकेदारी सारी इसी की रहेगी। अब होता है स्पीड बॉस जो है, इसका काम क्या है, ये इंश्योर करता है कि जॉब जो है वो टारगेटेड टाइम में, जो भी आपको टाइम दिया है उस टाइम में क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखता है कि मैनर ऑफ जॉब जो है वर्कर्स का वो टाइमली क्या हो जाए, अचीव हो जाए। इंस्पेक्टर का काम क्या है, वो स्टॉक्स जो होते हैं प्रोडक्शन के, और इंश्योर करता है क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो क्या किए जाए, मेंटेन किए जाए। रिपेयर बॉस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो रिपेयर ऑपरेशंस, जो मेंटेनेंस के ऑपरेशंस जो है वो किए जाते हैं उन सब के लिए। अब ये जो कंसेप्ट है डिवीजन ऑफ वर्क का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच में, ये जर्नलिस्ट टू स्पेशलिस्ट लाइन स्टाफ कंसेप्ट की बात करता है। ठीक है, टेलर ब्रीव करता है कि जो फंक्शनल फोरमैन है ये क्या करा सकते हैं, स्पीडी ट्रेनिंग ला सकते हैं बेटर स्पेशलाइजेशन से। बोलता है ये 9 क्वालिटीज बोलता है एक अच्छे फोरमैन की। बोलता है कि जो अच्छा फोरमैन होगा वो एजुकेशन भी उसकी अच्छी होगी, स्पेशलाइज्ड होगा, टेक्निकल नॉलेज होगी उसको, मैनुअल डेक्सटेरिटी होगी, स्ट्रेंथ होगी उसमें, और टैक्ट, एनर्जी, ग्रेट ऑनेस्टी, जजमेंट और गुड हेल्थ जो है वो उसमें होगी। तो इन टोटल ये इसकी जो अप्रोच थी वो क्या थी, एक इंजीनियरिंग वाली अप्रोच थी। तो इसीलिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि बड़े सारे स्कॉलर इसको रेफर करते हैं एज ए फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो जैसे हमने टेलर को पहले फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला, उसी तरह से हमने जानते हैं कि इसको बड़े सारे लोग फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी बोलते थे, बजाय इसके फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के। क्यों, क्योंकि जो भी इसने टेक्निक्स ये बताई थी या जो क्वालिटीज बताई थी, ये किसको शो करी थी, एक इंजीनियरिंग अप्रोच को शो करी थी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एक प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन में क्या बोला जाता है, टेलर जो है वो किसके बारे में जानता है, एक्सेप्शन जो है इसके अकॉर्डिंगली मैनेजर जो है वो इंटरवीन करेगा अगर वर्कर्स के साथ काम में। तो इफ द वर्कर, मैनेजर को क्या करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए अगर वर्कर्स जो है अनएबल है किसके लिए, अपने टारगेट को पूरा करने में। ठीक है, या फिर उसने क्या कर दिया है, अपने टारगेट बताए हुए टारगेट से ज़्यादा काम कर दिया है, तो उसको उसमें इंटरवीन जरूर करना चाहिए। इसी तरह की सिचुएशंस को इट वाज बोलता है, इस तरह की सिचुएशंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन क्लियर करता है, फोरमैन हैड नॉट डन देयर जॉब। तो इस अगर ये ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो फोरमैन है आपके, तो वो अपना काम जो है वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या पड़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जल्दी से हम ये भी देख लेते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थी इसने एक रास्ता ओपन कर दिया इम्प्रूवमेंट के लिए, सक्सेसफुल वेंचर्स के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस आई यूज़ ऑफ लेबर के, किस तरह से ज़्यादा इफेक्टिवली हम लेबर, मटेरियल या मैनेजर कैपेबिलिटीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में पता चला। प्रमोट किए इसने न्यू कल्चर को, वैल्यूज़ को, जो किस में थे, कंट्रास्ट में थी उस टाइम के मुताबिक। स्ट्रेस डाला इसने, जो वेस्ट है, जो फालतू के एफर्ट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो टाइम, जो स्किल्स हैं, उनको हमें क्या करना है, निगलेक्ट करना है, उनको हमें छोड़ना है। हारमोनी की बात करी इन्होंने, कॉपरेशन आनी चाहिए बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। देन इसके बाद बोलते हैं जो प्रैक्टिस है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, ये बिजनेस और गवर्नमेंट दोनों में चली। गवर्नमेंट में देयर वाज अ डील ऑफ एंथुसिज्म फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन न्यूयॉर्क एंड फिलाडेल्फिया में। हमने देखा कि न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी से इसी टेक्निक को इस्तेमाल करके अपना गवर्नमेंट अच्छे से चलाया।
टेलर सोसाइटी जो थे वो 1911 में बनी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रमोट करने के लिए। बोलते साइंटिफिक मेथड जो है जो डेवलप किए गए थे टेलर के द्वारा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला, प्रभाव डाला ग्रेट लीडर्स के ऊपर। और इनकी जो थिंकिंग थी, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स भी देखने को मिले, जैसे वर्क स्टडी की बात आई, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात आई, पर्सनल मैनेजमेंट की बात आई, और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की बात आई, ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स की बात करी। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें चलती रही। तो जो प्रिंसिपल थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो ट्रांसलेट किए गए 9 लैंग्वेजेस में। तो जब इसके जो प्रिंसिपल्स थे अगर 9 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किए गए, ट्रांसलेट किए गए, तो ऑब्वियसली इट मीन्स कि साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस, हैज़ इम्पैक्ट ऑन both the either government or either the industrial organization had more impact on them। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस पे रहा। तो ठीक है, तो जिसमें हमने देख भी लिया कि 2 कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया, इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको क्या किया था, अडॉप्ट किया था, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज रही। यही वजह है कि हम आज के टाइम पे भी क्या करते हैं, टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक है इसके बारे में पढ़ते हैं। So hope you can understand this theory, and with this next week and we will study about the next theory, the administrative theory about the Henry from the written by the Henry Fuel. So watch, keep like and do share, subscribe my channel. Thank you so much.